हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लॉ मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम एक शब्द संघवाद के बारे में समझेंगे। बहुत ही छोटा, मात्र कुछ मिनटों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये संघवाद होता क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, किन रूपों में होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। साथ ही इसे भारतीय संदर्भ में भी मैं बता दूंगा कि भारत में किस प्रकार का संघवाद है, कहाँ से लिया गया और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैंने आज इस वीडियो को रखा है और इससे संबंधित सारे जो तथ्य हैं वो मैंने एनसीईआरटी की बुक से उठाई हैं। आप भी जब भी कभी मौका मिले, जो विद्यार्थी हैं वो एनसीईआरटी की बुक को पढ़ सकते हैं, जो व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं। आप गूगल कीजिए, आपको एनसीईआरटी की बुक से ये चैप्टर मतलब संघवाद से संबंधित जो चैप्टर है आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये संघवाद होता क्या है। तो देखिए, इसकी एक परिभाषा होती है, सुस्पष्ट परिभाषा होती है। संघवाद का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स या लोग या व्यवस्था मिल करके एक बड़ा ग्रुप को बनाते हैं और उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है और साथ ही उनके बीच में सहभागिता होती है। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर शब्द संघवाद आया कहाँ से, फेडरलिज्म आया कहाँ से। तो यह एक लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ। संघवाद जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द जिसका क्या कहते हैं, एक शब्द था फोइडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समझौता या अनुबंध। यानी कि जो संघवाद शब्द है वो लैटिन मूल शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है समझौता या अनुबंध। मैंने पहले भी बताया कि संघवाद का मतलब ही होता है कि जहां बहुत सारे लोग मिलकर संघ बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, वो भी एक संघ ही है। अब है कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें किसी देश के अंदर कम से कम सरकार के दो स्तर होते हैं, केंद्रीय एवं प्रांतीय। वर्तमान में, मैं वर्तमान की बात बता रहा हूँ, संघवाद जो है वो सरकार का वह रूप है। यानी कि संघवाद कहीं है तो कम से कम दो स्तर पर वहाँ सरकारें होंगी, एक केंद्रीय स्तर पर और एक स्थानीय या प्रांतीय स्तर पर। अब एक चीज़ और समझ रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो संघवाद होती है उसमें जितने भी संघ के घटक होते हैं, सदस्य होते हैं, उस सबको तवज्जो और मान्यता दी जाती है, बराबरी का दी जाती है। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं। कहीं कहीं देशों में आप जो संघवाद देखेंगे वो साधारण होती है, मतलब हमेशा के लिए रहेगी। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ने पर संघवाद अपनाया जाता है, ठीक है। या कहीं कहीं जो संघवाद होती है बहुत ही विकट स्थितियों में अपनाया जाता है। जैसे आजकल बहुत सारे ग्रुप बनते देखते होंगे आप, सार्क बना, G20 है, G7 है। ये भी एक रूप ही है जहाँ पे सभी देश बैठ करके एक संघ बना रहे हैं और अपनी आर्थिक नीतियों को समायोजित कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो संघवाद है, वो समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो ये सब संघवाद के रूप होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर संघवाद के रूप कौन कौन है। तो ध्यान रखिएगा कि संघवाद में शक्तियों का बंटवारा होता है। यानी कि रूप से पहले समझ लीजिए कि संघवाद जब है तो शक्ति का बंटवारा होगा। यदि शक्ति का बंटवारा नहीं है तो संघवाद फिर नहीं होगी। शक्ति का बंटवारा नहीं है तो संघवाद फिर नहीं होगी। अब इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि क्या भारत में उस तरह की है, तो है। भारत में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। केंद्रीय विषय पर केंद्र कानून बनाएगी और राज्य के विषय पर राज्य कानून बनाएगी। कुछ ऐसे विषय हैं जो दोनों के लिए जरूरी हैं तो उन्हें समवर्ती सूची में रख दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो संघवाद है वो केंद्र की ओर झुका हुआ संघवाद है, सीधा खड़ा नहीं है, सीधा खड़ा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ जो संघवाद है वो केंद्र की ओर झुका हुआ संघवाद है। कैसे है मैं आगे बता दूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि जो संघवाद के रूप है वो कौन कौन है। तो संघवाद के दो रूप होते हैं जो केंद्र एवं राज्यों के संबंध की अवधारणा पर वर्गीकृत किए गए हैं। संघवाद के दो रूप हैं जो केंद्र एवं राज्य के मध्य जो संबंध होते हैं उसकी अवधारणा पर वर्गीकृत किए गए हैं। कौन कौन? पहला है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और दूसरा होता है प्रतिस्पर्धी संघवाद, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये दो रूप हैं जो केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध पर, संबंध क्या क्या होंगे, राजनीतिक होंगे, आर्थिक होंगे, ये दो संबंध होते हैं।
भारत में भी देखे हैं ना कि प्रशासनिक बंटवारा कैसे है भारत में, आर्थिक बंटवारा कैसे है भारत में। तो ये संबंध होते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में बहुत सारे संबंध होते हैं। तो उन संबंधों के आधार पे दो रूप होते हैं, पहला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और दूसरा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। भारत में सहकारी संघवाद को अपनाया गया है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि भारत में सहकारी संघवाद तो है, परंतु वर्तमान में यह प्रयास किया जा रहा है कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी कि प्रतिस्पर्धी संघवाद भी हो। प्रतिस्पर्धी संघवाद में क्या होता है कि आर्थिक विकास थोड़ा तेजी से होता है और साथ ही राज्यों के बीच जब प्रतिस्पर्धा होती है आर्थिक लाभ हेतु, तो क्या कहते हैं, उत्तम गुणवत्ता निकल के आती है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि प्रतिस्पर्धी संघवाद में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, मारापीटी नहीं, फौज नहीं, पुलिस नहीं, पॉलिटिशियन जाके वहाँ झगड़े झंझट नहीं करेंगे, स्वस्थ होती है। अब इसके कैसे कैसे स्वस्थ होती है वो बाद में मैं बता दूंगा, पहले देखते हैं सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद में केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध आपसी सहयोग की होती है एवं केंद्र राज्यों के मामलों को ज्यादा तवज्जो देता है। केंद्र एवं राज्य तथा राज्य एवं राज्य में कोई श्रेष्ठता की भावना नहीं होती है। यह हुआ सहकारी संघवाद। यही चीज़ हमारे देश में अपनाया गया है। हमारे यहाँ जो संघवाद है वो सहकारी संघवाद है, यानी कि जो केंद्र के पास संसाधन होंगे वो सभी राज्यों में यथोचित उसे बांटे जाएंगे और साथ ही राज्यों के मामले को केंद्र ज़्यादा तवज्जो देगा और साथ ही राज्य के मध्य में भी कोई श्रेष्ठता की भावना नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि झारखंड, बिहार, बंगाल उठेंगे बोलेंगे कि हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, उधर साउथ के लोग बोलेंगे कि नहीं हम ज़्यादा, ऐसी कुछ नहीं है, सब बराबर है। इसलिए तो देखते हैं कि हमारे यहाँ राज्यों का अस्तित्व तो रखा गया कि राज्य होंगे, लेकिन कैसे होंगे ये केंद्र निर्णय करेगा। आपका नाम क्या होगा, आपके इलाके क्या होंगे, आपके क्षेत्र क्या होंगे, आप किन क्षेत्रों तक आपकी सीमाएं होंगी, ये केंद्र तय करेगा। तो इसी से कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो संघवाद है केंद्र की ओर झुका हुआ संघवाद है। तो हमारे यहाँ क्या है, सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का मतलब वैसा संघवाद हुआ जहाँ सभी बराबर होंगे और साथ ही केंद्र जो है वो राज्यों के मामलों को ज़्यादा तरजीह देगा और राज्यों को क्या कह सकते हैं, उत्थान हेतु बराबरी के दृष्टिकोण से देखेगा और साथ ही राज्य के बीच में एवं राज्य केंद्र के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। यह हुआ सहकारी संघवाद। इसमें क्या होता है ना कि सारी पावर केंद्र की ओर ही होती है, राज्यों के पास कुछ ज़्यादा बच नहीं पाता। लेकिन खैर आगे है प्रतिस्पर्धी संघवाद, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्य सरकारों के मध्य क्षैतिज परंतु केंद्र राज्य के मध्य प्रतिस्पर्धी संबंध होते हैं। इस प्रकार के संघवाद में राज्यों के आपस में तथा केंद्र के साथ लाभ हेतु प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। यानी कि प्रतिस्पर्धी जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, उसमें राज्य तो ऐसे रहेंगे लेकिन केंद्र के साथ उनको क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धी संबंध होता है और साथ ही इसके अलावा राज्यों को आपस में भी प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है आर्थिक लाभ लेने हेतु। तो यहाँ पे आर्थिक लाभ का मतलब हो गया कि आप जो भी आपके यहाँ जो भी व्यवसाय पनपा रहे हैं या जो भी व्यवसाय को आप प्रश्रय कर रहे हैं, तो उसके लिए केंद्र सीधे सीधे आपको लाभ नहीं दे देगी कि नहीं एक काम करो, देखो ऐसा है कि बिहार में मखाना होता है, सब पैसा उसको दे दो। ऐसा नहीं होगा। केंद्र देखेगा कि भाई बिहार में मखाना हो रही है तो ठीक है, आप जो प्रोडक्ट्स उत्पन्न कर रहे हैं, मखाना बिहार के लिए इसलिए बोला कि वो बहुत प्रसिद्ध चीज़ है, आप जो प्रोडक्ट्स अपना रहे हैं या आप जो प्रोडक्ट उत्पन्न कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें समाहित है, साथ ही अन्य राज्य तो उसमें समाहित नहीं है। यदि अन्य राज्य उसमें समाहित हैं तो फिर वहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगी कि कौन कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, साथ ही कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। इन सब चीज़ों को देखेगा। जैसे पहले योजना आयोग, अब वर्तमान में नीति आयोग, यही सब काम किया करती है। वो राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। याद रखिए, ये जो प्रतिस्पर्धा भारत में, भारतीय संदर्भ की बात कर रहा हूँ, भारत में ये जो प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाया जा रहा है, तो बढ़ाया तो जा रहा है लेकिन वो सहकारी संघवाद के अंदर में ही बढ़ाया जा रहा है, वो मूव नहीं किया जा रहा, उसी के अंदर किया जा रहा है और धीरे धीरे किया जा रहा है। वर्तमान में आप प्रधानमंत्री जी का भाषण देखिएगा, उसमें भी वो बोलते हैं कि हमें ज़रूरत है कि भाई प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये दो रूप होते हैं जो केंद्र एवं राज्य के संबंधों की अवधारणा पर विकसित किए गए हैं। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई बहुत अच्छा है कोई बुरा। ये दो रूप हैं उसके संबंधों के आधार पे। तो शब्द संघवाद होता क्या है
बंटवारा कैसे होता है, रूप क्या क्या है। अब देखते हैं कि यह संघवाद जो वर्गीकरण है ये किस प्रकार से, और साथ ही इसके भारतीय संदर्भ को। अब देखते हैं संघवाद के प्रकार। हमने रूप देखा, अब यहाँ पे प्रकार देखते हैं। अब ये देखिए, ये क्यों बता रहे हैं, तो जब आप मेंस परीक्षा को लिखने बैठेंगे तो ये आपको ध्यान में आएगी, और साथ ही जब आप समझ रहे हैं चीज़ों को तो उसके बारे में पूर्ण समझ होनी चाहिए। एक चीज़ और देखेगा कि जो रूप हमने देखा वो देखा कि भारत में दोनों रूपों को अपनाया जा सकता है, ठीक है, सहकारी भी और प्रतिस्पर्धी भी। ठीक इसी प्रकार से जो प्रकार होते हैं इसमें भी किसी किसी देश में उन तीनों मिल जाएगा, हालांकि दो तो कम से कम जरूर मिल जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपको लग सकता है कि अरे कहीं गड़बड़ तो नहीं है, या परीक्षाओं में आपसे पूछ दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने आपको बोला कि एनसीईआरटी के किताब को ज़रूर पढ़ें, 2 4 5 बार पढ़ लें, जब तक पूरी तरह से चीज़ें सुस्पष्ट न हो जाए अपने स्तर से। तो देखिए, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, संघीय प्रकार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर और असममित संघ, एसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिक, जो भी आप समझ सकते हैं, एसिमेट्रिकल फेडरेशन। ये तीनों जो हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहले देखते हैं होल्डिंग टुगेदर। इस प्रकार के संघ में संपूर्ण इकाई में विविधता को समायोजित कर विभिन्न घटकों के मध्य शक्तियों को साझा किया जाता है। इसमें शक्ति केंद्र की ओर झुकी होती है। स्पेन, भारत, बेल्जियम इसके उदाहरण है। कहने का तात्पर्य है कि होल्डिंग टुगेदर वाला में क्या है कि सारे इकाइयों के बीच में शक्ति व्यवस्था को समायोजित किया जाता है, और इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि सब एक दूसरे को बराबर तवज्जो होते हैं, और साथ ही पावर जो है वो केंद्र की ओर झुका होता है। जैसे भारत में क्या है, भारत अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्य होंगे, लेकिन कैसा होगा, किस प्रकार के होगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये सीधा सीधा केंद्र के मन के ऊपर है, यानी कि सारा पावर जो है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। तो ये इसको संतुष्ट करता है, तो भारत में माना जाता है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। और साथ ही इनके जो मध्य शक्तियों को और व्यवस्था को साझा किया जाता है, तो इसमें बराबरी पर किया जाता है, आगे पीछे नहीं किया जाता है, सबको बराबर तवज्जो दिया जाता है। और ऐसे भी समझ के देखिए, होल्डिंग टुगेदर मतलब आओ बैठे, सब कोई बैठे, साथ में बैठते हैं और बैठ के अपना कुछ काम करते हैं, ये वाला। दूसरा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि भाई आओ बैठो देखो क्या करते हैं सो। तो यहाँ पे क्या है कि शक्तियों का जो राज्यों के पास जो शक्ति होती है वो होल्डिंग टुगेदर से ज़्यादा होता है। इस प्रकार के संघ में स्वतंत्र राज्य एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आते हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये सब होल्डिंग टुगेदर का है। और इसमें क्या होता है कि राज्यों को शक्तियाँ जो होती हैं वो होल्डिंग टुगेदर से ज़्यादा होती हैं, यानी कि भारत में जो राज्यों को शक्ति प्राप्त है और अमेरिका में जो राज्यों को शक्ति प्राप्त है, दोनों में अंतर है। अमेरिका में राज्यों को बहुत शक्ति प्राप्त है, वहाँ राज्यों की भी नागरिकता होती है, भारत में ऐसे कुछ नहीं है। सबसे पहली बात कि सीधी बात ध्यान रखें कि भारत में राज्यों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। राज्य तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई लिखा भी नहीं है। और साथ ही भारत में संघवाद तो रहेगा, लेकिन संघ कैसा होगा ये भी कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के इच्छा के ऊपर है। अब तीसरा होता है असममित, यानी कि एसिमेट्रिकल फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि रहेगा ये संघ ही, ये होल्डिंग टुगेदर या कमिंग टुगेदर टाइप के ही रहेंगे, लेकिन कुछ राज्यों को विशेष स्थिति प्रदान कर दी जाती है। और ये विशेष स्थिति उनकी भाषाई, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक स्थितियों के कारण दे दी जाती है। तो जब इस प्रकार का फेडरेशन हो जहाँ पे कुछ एक राज्यों को विशेष स्थिति प्रदान कर दी जाए, तो वैसे को असममित या एसिमेट्रिकल फेडरेशन कहते हैं। इस प्रकार के संघ में कुछ घटक इकाइयों के पास ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कारणों से अन्य की तुलना में अधिक शक्ति या विशेष स्थिति होती है। जैसे रूस में चेचनिया को कुछ अधिकार दिया हुआ है। कनाडा में क्यूबेक भाषी लोगों को कुछ ज़्यादा अधिकार दिए हुए। ठीक इसी प्रकार इथोपिया में भी है। ये मैंने उदाहरण के लिए लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे उन्होंने अपने कुछ क्षेत्र के लोगों को विशेष अधिकार दे दिए हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले तक हमारे देश में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य था, साथ ही गोवा, पूर्वोत्तर के कुछ एक राज्यों को विशेष स्थिति प्रदान कर दी गई है। और ये विशेष स्थिति क्यों दी गई है?
उनकी भाषाई और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर दी गई है। श्रेष्ठता के आधार पर नहीं दी गई है, स्थितियों के आधार पर दी गई है कि देखिए वहाँ के जो जन समूह हैं उनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए दिया गया कि भाई देखिए हम आपके विशिष्ट या विशेष स्थिति को स्वीकार करते हैं और हम आपको थोड़ा तवज्जो देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये थोड़ा तवज्जो जो है वो राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की संप्रभुता और साथ ही राष्ट्र के विकास में बाधक नहीं होनी चाहिए। भारत में ये चीज़ें हैं, यानी कि हमारे यहाँ सब चीज़ है, बस शक्ति केंद्र की ओर झुका हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। अब परीक्षाओं में जब आपसे पूछे कि भाई संघीय प्रणाली के प्रकार बताओ, तो हो सकता है कि आपको एक प्रकार समझ में आ रही होगी और आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। मैंने जो बोला है वो देख लीजिए। अब है भारतीय संदर्भ में, मैंने शुरू में भी बताया था कि इसका मैं भारतीय संदर्भ में भी बताऊंगा। तो भारत में देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और थोड़ा बहुत असम्मित संघ वाला भी है। कमिंग वाला हमारे यहाँ नहीं है, किसी का कोई हैसियत केंद्र के सामने नहीं है। हैसियत नहीं है मतलब उनकी हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है का मतलब उनकी अलग होने की शक्ति। जैसे इन ऑस्ट्रेलिया यूएसए में जो राज्यों के पास जो विशेष शक्ति है, हमारे यहाँ किसी भी राज्य को कोई विशेष शक्ति नहीं है। केंद्र किसी के भी नाम, स्थिति, अवस्था में जब मन हो साधारण रूप से भी परिवर्तन कर दे सकती है। देखिए भारत में सर्वप्रथम संघवाद शब्द की उत्पत्ति 1935 के भारत सरकार अधिनियम में रखा गया। यानी कि जब आपसे पूछे कि भारत में भारतीय संदर्भ में यदि देखें तो सबसे पहले संघवाद शब्द को कहाँ रखा गया, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम। दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो है कि भारत में संघवाद कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया। तीसरा, भारत में सहकारी संघवाद को अपनाया गया है। भारत में किस प्रकार का संघवाद है, तो सहकारी संघवाद है, ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछ सकता है कि अरे भाई यदि ये वाला पूछ दे, सहकारी पूछ दे, तब किसको उत्तर देंगे। देखिए वैसे तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो दोनों लगाइएगा आप, ऐसे तो पूछेगा ही नहीं क्योंकि वैसा संभव नहीं है, लेकिन लगाए तो दोनों, उपरोक्त में से दोनों होंगे। हालांकि ऐसे अभी तक ध्यान नहीं है कि कभी पूछा है, आपको ध्यान हो तो बोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ संघवाद शब्द, फेडरलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं फिर से बता दूं, एनसीईआरटी के बुक को पढ़ेंगे, मैंने भी सारे सोर्सेज वहीं से उठाए हैं और साथ ही डीडी बसु के किताब से उठाए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।